अस्पताल के पार्किंग एरिया में हल्की हल्की शाम उतर रही थी। फिजा में दवाइयों की गंध, गाड़ियों के इंजन की आवाज़ें और दूर कहीं एम्बुलेंस के सायरन की गूंज सुनाई दे रही थी। डॉक्टर संदस ने अपना सफ़ेद कोट बांह पर रखा हुआ था और तेज़ कदमों से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थीं। उनके पति ने सख्ती से हिदायत दी हुई थी कि मगरिब की अजान होने से पहले घर पहुंचना है, वरना प्रैक्टिस खत्म। और वह एक आज्ञाकारी औरत थीं, सरदार वुजदान खानजादा की बीवी। उनके हुक्म की अवहेलना करना वह गुनाह समझती थीं। अभी वह गाड़ी का दरवाज़ा खोलने ही वाली थीं कि अचानक एक कमज़ोर सी रोने की आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। वह पल भर को रुकीं, चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया। वहम समझकर फिर गाड़ी की ओर बढ़ीं, लेकिन फिर वही बच्चे के रोने की आवाज़ आई, एक नवजात शिशु की। सोचकर वह कुछ कदम पीछे मुड़ीं तो दृश्य देखकर उनकी सांस अटक गई। जमीन पर कंक्रीट के फर्श पर बैठी एक कम उम्र लड़की, मुश्किल से 19 साल की, गोद में नवजात शिशु को लेकर दूध पिला रही थी। चेहरा जर्द, बाल बिखरे और आंखों में डर की झलक। उन्होंने गौर किया तो पल भर में पहचान लिया, ये वही लड़की थी जिसकी कुछ घंटों पहले डिलीवरी हुई थी। वह तुरंत उसकी ओर बढ़ीं, लेकिन लड़की उन्हें देखते ही घबराकर खड़ी हो गई। तभी अचानक दर्द की लहर से चीख पड़ी और वापस जमीन पर बैठ गई। डॉक्टर संदस तेजी से आगे बढ़ीं, उसे सहारा दिया और नरम मगर दृढ़ स्वर में बोलीं, बेटा, तुम मुस्तबशिरा हो ना, जिसकी अभी डिलीवरी हुई थी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो डिस्चार्ज कर दिया गया था। घरवाले कहाँ हैं तुम्हारे? एक औरत और एक मर्द थे तुम्हारे साथ। वह कौन थे? यहाँ क्यों बैठी हो? उनके माथे पर बल पड़ गए। उन्हें अंदेशा हो गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। मुस्तबशिरा ने नजरें झुका लीं, होंठ कांपे और धीरे से बोली, छोड़िए, मुझे जाना है। घबराहट उसके चेहरे से झलक रही थी, पसीना माथे पर चमक रहा था। वह बिल्कुल कोने में बैठी थी, उसे अंदाजा नहीं था कि कोई वहां आ भी सकता है। संदस बेगम ने उसके कंधे पर हाथ रखकर जरा सख्त लहजे में कहा, मैं डॉक्टर संदस हूं, मुझसे डरने की जरूरत नहीं। साफ साफ बताओ, क्या मामला है? तुम पार्किंग में क्यों बच्चे को दूध पिला रही हो? घरवाले कहाँ गए? अगर कुछ भी छुपाने की कोशिश की तो पुलिस बुला लूंगी या अस्पताल के अमले को बता दूंगी। इस तरह पार्किंग में बैठकर बच्चे को दूध पिलाना इजाजत नहीं है। लड़की चुप रही, समझ नहीं पा रही थी क्या करे। कुछ पल यूं ही गुजरे, फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। धीमी आवाज में बोली, वह वह मेरे शौहर के नौकर थे। बच्चे को देखकर चले गए। मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। उसका लहजा लड़खड़ा रहा था। डॉक्टर संदस की पेशानी पर शिकन आ गई। और तुम्हारा शौहर कहाँ है? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? ऑपरेशन के वक्त भी मैंने यही पूछा था, लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। सच सच बताओ, ये बच्चा जायज़ है ना? मुस्तबशिरा की नज़रें ज़मीन पर जमी रहीं। आवाज़ भारी हो गई। हिम्मत करके घबराए लहजे में बोली, जी, ये बच्चा जायज़ है, लेकिन डॉक्टर साहिबा, मेरे शौहर के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। बस इतना जान लीजिए कि मेरे पास कोई नहीं है, मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। वह हिचकियों के बीच रो रही थी। संदस बेगम ने गहरी सांस ली। वह उम्रदराज और तजुर्बेकार औरत थीं, जिंदगी की तलखियां देख चुकी थीं। इस लड़की की मासूमियत, उसकी बाहों में सिमटा नन्हा सा अस्तित्व और उसकी बेबसी ने उनका दिल पिघला दिया। कुछ पल सोचने के बाद वह नरम लहजे में बोलीं, अच्छा, ये वक़्त बहस का नहीं। तुम मेरे साथ चलो। मेरे घर के सर्वेंट क्वार्टर में अस्थायी तौर पर रह सकती हो, लेकिन याद रखना, जल्दी बंदोबस्त करना होगा। मेरे शौहर को बिल्कुल पसंद नहीं कि मैं किसी अजनबी के मामले में पड़ूं। तुम कम उम्र हो, इसीलिए मैं मदद कर रही हूं। मुस्तबशिरा ने हैरानी से उनकी ओर देखा, जैसे उम्मीद की एक किरण मिल गई हो। क्या क्या सचमुच आप मुझे अपने साथ ले जाएंगी? वह हैरान थी। खुदा इस तरह भी मेहरबान हो सकता है, उसने सोचा भी नहीं था। संदस बेगम ने उसका हाथ मजबूती से थामा। हाँ, लेकिन ये समझ लो, ये हमेशा के लिए नहीं। मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे हाथ में यह बच्चा है। उसकी हिफाजत सबसे पहली जिम्मेदारी है और मुझ में इंसानियत है। यह सुनकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। खुदा आपको खुश रखे डॉक्टर साहिबा, आपने मेरी जान बचा ली। मेरे पास कहीं और जाने की जगह नहीं थी। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। संदस बेगम ने सिर हिलाया और उसे लेकर गाड़ी में बैठ गईं। पार्किंग की बत्तियां अब जल चुकी थीं। हवा में ठंडी लहर थी। गाड़ियां एक एक करके निकल रही थीं, लेकिन उस दृश्य ने सारी रौनक फीकी कर दी थी। कुछ पल खामोशी रही, फिर मुस्तबशिरा धीरे से बोली, डॉक्टर साहिबा, अगर मैं कभी हिम्मत कर पाई तो सब सच बताऊंगी। अभी बस इतना कह सकती हूँ कि मेरा कोई नहीं है और इस वक्त मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। खुदा के लिए मेरे हाल पर रहम कर लीजिए। संदस बेगम ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, फिलहाल तुम्हें सब कुछ बताने की जरूरत नहीं, बस आराम करो।
लेकिन याद रखना, वक्त ज्यादा नहीं है, सिर्फ 1 हफ्ता है, उसके बाद तुम्हें अपना बंदोबस्त करना होगा। उनकी आवाज़ में माँ जैसी सख्ती और एक डॉक्टर जैसी जिम्मेदारी दोनों झलक रही थीं। गाड़ी पार्किंग एरिया से निकलकर अंधेरी सड़क पर बढ़ गई और इसके साथ ही मुस्तबशिरा की जिंदगी का एक नया मोड़ शुरू हो गया। मगर उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि जिसके साथ वह जा रही है वह उसकी जिंदगी से वापस जाने के लिए नहीं आई है। दूसरी तरफ फार्म हाउस की फिजा पर सुकून था, मगर अंदरूनी माहौल में अजीब सी बेहिसी छाई हुई थी। शाम का वक़्त था। स्विमिंग पूल के नीले पानी पर हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। नरम हवा पेड़ों के पत्तों को हल्का सा हिला रही थी। बालाज खानजादा आधे लेटे हुए कुर्सी पर बैठा था। हाथ में क्रिस्टल का गिलास था जिसमें शराब झलक रही थी। वह कभी पानी की सतह पर नजरें जमाए सोचों में खो जाता और कभी हल्का सा घूंट ले लेता। तभी उसका खास मुलाजिम खुर्रम धीमे कदमों से करीब आया और अदब से सर झुकाकर बोला, सलाम छोटे खान, एक खबर देनी है। बालाज ने बेपरवाही से एक नज़र उस पर डाली, फिर गिलास घुमाते हुए ठंडे लहजे में बोला, कहो, क्या कहना है। खुर्रम पल भर रुका, होंठ कांपे जैसे अल्फाज सोचकर चुन रहा हो, फिर हिचकिचाते हुए बोला, छोटी मालकिन, उनके बेटा हुआ है। हालत काफ़ी नासाज थी, इसीलिए काशिफ और उसकी बीवी उनके साथ थे, लेकिन जैसे ही अस्पताल ने डिस्चार्ज किया वो दोनों उन्हें छोड़कर चले गए। अब बीबी साहिबा कहीं नज़र नहीं आ रही, कुछ पता नहीं चल रहा, मगर बच्चे को तकलीफ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चा बिल्कुल ठीक है। बालाज ने गहरी सांस ली, चेहरे पर गुस्से की झलक आई। उसने गिलास मेज पर रखकर सख्त लहजे में कहा, किसने कह दिया वह छोटी मालकिन है। एक निकाह कर लेने से कोई औरत मेरे घर की फर्द नहीं बन जाती। और फिर यह भी किसने साबित किया कि वो बच्चा मेरा है। सोच समझकर बात किया करो। बेवजह काशिफ और उसकी बीवी को जाने की ज़रूरत क्या थी। क्या मैंने हुक्म दिया था? तुम लोग अपने तरीके अपने पास रखो, जो मैं कहूँ वही किया करो। वो लड़की कल की मरती आज मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुर्रम ने सर झुकाए रखा। वह जानता था छोटे खान के गुस्से में बोलना खतरनाक है, मगर दिल में हमदर्दी थी, इसलिए हिम्मत करके बोला, छोटे खान, वह लड़की सिर्फ 19 साल की है। डिलीवरी नॉर्मल हुई है, लेकिन हालत अभी कमज़ोर है। उसके साथ बालाज कुर्सी पर बैठे बैठे दहाड़ कर बोला, ज़बान संभाल कर बात करो खुर्रम। मैंने कहा ना, मेरे सामने उसे छोटी मालकिन मत कहना। वह मेरे गले का तौकर बन गई है। रहम करके एक बार निकाह किया था और अब वही रहम मेरी मुसीबत बन चुका है। मेरा बस चले तो उसका गला दबाकर उसे ख़त्म कर दूं। मेरे बाप की इज्जत को मिट्टी में मिला देगी वह लड़की। मैं उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता, इसीलिए जितना हो सके उससे दूर रहो। उसकी आंखों में हकारत थी, आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी। वह खड़े होकर खुर्रम के करीब आया, कंधे पर हाथ रखते हुए धमकी भरे लहजे में बोला, पता करो वह कहाँ है। मैं तलाक देकर इस किस्से को ख़त्म कर दूंगा। ये बच्चा मेरा है या नहीं, सोचने में भी वक्त जाया नहीं करूंगा। अगर यह खबर बाबा तक पहुंच गई तो बेवजह मुसीबत आ जाएगी, और मैं गद्दीनशीनी के वक्त ऐसा कोई तमाशा नहीं चाहता। गांव में हमारी बहुत इज्जत है, एक चिंगारी बाबा की साख हिला सकती है। खुर्रम ने पल भर के लिए नजरें उठाईं, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर तुरंत झुककर धीमी आवाज में बोला, जी छोटे खान, जैसे आप हुक्म दें। वह मजबूर था, मालिक के सामने बहस करना अपनी नौकरी को खतरे में डालने के बराबर था। बालाज ने गिलास उठाया और लंबा घूंट लिया, पानी की लहरों पर नजरें डालते हुए होंठों पर तंजिया मुस्कान आई। ये लड़की मुझे सबका सिखाने आई थी शायद, सोचा होगा मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। नहीं खुर्रम, ये खानाज़ादा इतना कमज़ोर नहीं कि किसी के आंसुओं या मासूमियत से कैद में आ जाए। वह सिर्फ एक लुत्फ का सामान थी। अब हो किसी के साथ भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुर्रम कुछ नहीं बोला, बस जी कहकर धीमे कदमों से पीछे हटने लगा। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी, एक तरफ मालिक की सख्ती, दूसरी तरफ उस नादान लड़की और उसके मासूम बच्चे की बेबसी। बालाज ने उसे जाते देखा और ठंडी हवा के झोंके के साथ गिलास फिर होंठों से लगा लिया। रोशनी पूल के पानी में टिमटिमा रही थी और फिजा में बेरहमी की सर्द हवा फैल गई थी, मगर आंखों की चमक कुछ और ही बता रही थी। जो अल्फाज मुंह से निकले वह आंखों से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। दूसरी ओर खानजादा कोठी के वसीया लॉन में रात के अंधेरे के साथ खामोशी उतर रही थी। ऊंचे पेड़ों की परछाइयां पोर्च पर झुक रही थीं, जहां डॉक्टर संदस की गाड़ी आकर रुकी। इंजन की आवाज़ धीमी हुई तो फिजा में अजीब सा सन्नाटा फैल गया। संदस बेगम ड्राइविंग सीट से उतरकर पिछली सीट का दरवाज़ा खोलती हैं, अंदर बैठी मुस्तबशिरा के हाथों से बच्चा लिया और नरम लहजे में बोलीं, आओ बेटी, आराम से उतरो, एहतियात से कदम रखना। अभी तुम्हें चलने फिरने की नहीं, बस सुकून की ज़रूरत है, और अगर कहीं दर्द हो रहा है तो मुझे बताओ ताकि दवा दे सकूं। मुस्तबशिरा मुश्किल से गाड़ी से उतरी।
कदम लड़खड़ाए तो संदस बेगम ने तुरंत सहारा दिया। उसने सिर को हल्की सी नफी में झटक दिया था। आंगन में चलते हुए संदस बेगम धीमी आवाज में बोली, देखो, बुरा मत मानना, लेकिन मैं तुम्हें कोठी के अंदर नहीं ले जा सकती। तुम एक अजनबी लड़की हो, जिसके बारे में मुझे बस इतना पता है कि आज मैंने तुम्हारी डिलीवरी करवाई है। इसके अलावा मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। माफ करना, लेकिन तुम्हें सर्वेंट क्वार्टर में ही रहना होगा, और ये बात याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है। इस दौरान अपने शौहर या घरवालों का पता लगाओ। उसके बाद मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकूंगी। तुम्हें अपना इंतजाम खुद करना होगा। और वैसे भी कब तक तुम मेरे घर में रहोगी? एक न एक दिन तुम्हें अपने घर जाना ही होगा। तो बेहतर है जितना जल्दी हो सके अपना रास्ता तलाश करो। वह औरत बहुत साफगोई से बोलती थी, लेकिन बेहद प्रौढ़ और प्रोदकारा खातून थी। अगले इंसान का दर्द समझना उसकी पहली जिम्मेदारी थी। मुस्तबशिरा ने नादम अंदाज में नजरें झुका लीं और धीमे से बोली, डॉक्टर साहिबा, आपका जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। आपने मुझ पर रहम किया, वरना मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं था। आपकी मेहरबानी है कि आप मुझे छत दे रही हैं। अगर आप मुझे अपने बगीचे में किसी पेड़ के नीचे भी रखतीं तो मैं रह लेती। सर्वेंट क्वार्टर में रहना तो मेरे लिए फ़ख्र की बात है। वह सिर झुकाए धीमी आवाज़ में बोली थी। दोनों साथ साथ कदम बढ़ा रही थीं। सर्वेंट क्वार्टर के करीब पहुंचते ही संदस बेगम बोली, अच्छा, तुम्हारे खानदान में कौन कौन है? माँ बाप बहन भाई? तुम्हें अपने बारे में कुछ तो बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिना मालूमात के तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती। मेरे शौहर कोई आम इंसान नहीं है, उनका मुझ पर सख्त हक है। मैं उनकी इजाज़त के बिना कोई कदम नहीं उठाती, लेकिन तुम्हें इस घर में उनकी इजाज़त के बिना ही रख रही हूँ, तो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना होगा। उम्मीद है तुम मेरा साथ दोगी। मुस्तबशिरा ने आहिस्ता से सिर नफ़ी में हिलाया और बोली, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। माँ बाप का इंतकाल तब हो गया जब मैं 5 साल की थी। मैं अपने चाचा चाची के साथ पलती रही। खानदान में बस वही हैं। मैंने पसंद की शादी की थी, घर वाले रजामंद नहीं थे, इसीलिए मैं घर से भाग आई थी। और जब मैं अपने शौहर से अलग हुई और वापस घर गई तो उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि आज से तुम हमारे लिए मर चुकी हो, तुम्हारा और हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। संदस बेगम एक पल को रुकीं, फिर सवालिया नज़रों से देखते हुए बोलीं, तो फिर 9 महीने कहाँ रही हो? कब तक शौहर के पास थी? न जाने क्यों उन्हें अब गड़बड़ का एहसास होने लगा था। वह वुजदान खानजादा के रूप से वाकिफ थीं। अंदर ही अंदर उन्हें डर महसूस हुआ, लेकिन हमदर्दी हर चीज़ पर घालिब थी। मुस्तबशिरा के चेहरे पर शर्मिंदगी की लकीरें उभरीं। कुछ पल खामोश रही, फिर दबे लहजे में बोली, मैं ईदी सेंटर में थी, लेकिन वहाँ वालों को मेरी असलियत पता चल गई, इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया। उनका कहना था कि भागी हुई लड़की का हम कोई साथ नहीं दे सकते, तुम आवारा हो, इसलिए मजबूरन मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। और वहाँ से निकलते ही मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसी वजह से मुझे तुरंत अस्पताल पहुँचा दिया गया और फिर मेरी डिलीवरी हो गई। संदस बेगम ने गहरी सांस भरी। उनके लहजे में अफसोस और झुंझलाहट दोनों थीं। क्या करूं मैं तुम जैसी कम उम्र लड़कियों का? मोहब्बत के 2 बोल अगर मर्द बोल दे तो तुम सब अपनी अक्ल खो बैठती हो, सब कुछ दांव पर लगा देती हो। अब देखो, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं बचा, तुम तन्हा रह गई। मुझे अफसोस है, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन मुस्तबशिरा ये सब ठीक नहीं है। तुम अपना किरदार खराब कर चुकी हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर वह खामोश रही। जानती थी कि ये सारी बातें उसे अब सारी उम्र सुननी हैं। संदस बेगम जरा नरम लहजे में बोली, खैर, अब परेशान मत हो, लेकिन याद रखना, 1 हफ्ते से ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। मेरे शौहर गांव के सरदार हैं, अभी तो गए हुए हैं, लेकिन जल्द लौट आएंगे। फिर मुझसे सवाल जवाब करेंगे और मैं मामला नहीं संभाल पाऊंगी। अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने क्या कर रखा है तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, यहाँ से निकाल भी देंगे और हो सकता है तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन भी लें। उनके नज़दीक भागी हुई लड़कियां पाँव की जूती से भी बदतर होती हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उनके आने से पहले तुम चली जाओ। मुस्तबशिरा चौंक कर बोली, सरदार? उनका नाम क्या है? लहजा खौफजदा था। संदस बेगम ने सीधी नज़र उसकी तरफ डालते हुए कहा, सरदार वुजदान खानजादा। लेकिन तुम पूछ रही हो? ये नाम सुनते ही मुस्तबशिरा का चेहरा एकदम जर्द पड़ गया, जैसे रोशनी बुझ गई हो। आंखों में अजीब सा साया उतर आया था। इस दौरान दोनों सर्वेंट क्वार्टर के सामने पहुंच चुकी थीं। छोटे से कमरे में एक बिस्तर, पुरानी कुर्सी और खिड़की से आती हल्की हवा। संदस ने बच्चे को बिस्तर पर लिटाया, मुस्तबशिरा को कुर्सी पर बैठाया और नरमी से बोलीं, अच्छा, छोड़ो सारी बातें और डर मत। अगर ऐसी नौबत आई तो तुम्हारे सामने मैं चट्टान बनकर खड़ी हो जाऊंगी। अपनी जिम्मेदारी पर लाई हूँ, अपनी जिम्मेदारी पर ही तुम्हें यहाँ से भेजूंगी। मैं तुम्हारे लिए यखनी और सूप भेज रही हूँ, वह पी लेना ताकि तुम्हारे जिस्म में ताकत आए और बच्चे को सुकून से दूध पिला सको। अपना ख्याल रखना, यही सबसे ज़रूरी है। ठीक है बच्ची? मुस्तबशिरा ने नम आंखों से उनकी तरफ देखा और धीमे से बोली, डॉक्टर साहिबा,
खुदा आपको जजा दे। आपने मुझे जिंदगी दी है। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। संदस ने सिर हिलाया और दरवाजे की तरफ बढ़ गईं। बाहर जाते हुए बस इतना कहा, याद रखना, तुम्हारे पास बहुत कम समय है। अपने कदम सोच समझ कर रखना, ठीक है? ये कहते ही वह चली गई। दरवाज़ा बंद होने के बाद मुस्तबशिरा अपने बच्चे के पास बैठ गई। उसके नन्हे हाथ को थामे उसकी नज़रें खामोशी में टिकी रहीं। कमरे की खामोशी में सिर्फ बच्चे की सांसों की हल्की आवाज़ गूंज रही थी और उसके दिल में बेचैनी का तूफान छाया था। पूरा दिन वैसे ही बीत गया था। रात के 10 बजे का सन्नाटा पूरे घर पर छाया हुआ था। खानजादा कोठी की ऊपरी मंजिल पर पीले नरम बल्ब की रोशनी में डॉक्टर संदस अपने बेडरूम के दर्पण के सामने बैठी थीं। टेबल पर रखे सुनहरे ढक्कन वाले बर्तन से लोशन निकालकर वे अपने हाथों पर मौल रही थीं। कमरे की खामोशी में सिर्फ लोशन के रगड़ने की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक टेबल पर रखा मोबाइल जोर से बज उठा। वह चौंक कर उठीं और स्क्रीन पर चमकता हुआ नाम देखकर दिल जैसे थम सा गया। वुजदान खानजादा। संदस बेगम एक पल के लिए हिचकिचाईं। शादी को कई साल बीत चुके थे, पर आज भी उनके दिल में वुजदान खानजादा के लिए वही रुतबा और दबदबा था जो शादी के पहले दिन था। गहरी सांस लेकर उन्होंने कॉल रिसीव की। जुबां खुलती उससे पहले ही दूसरी तरफ गरजती आवाज गूंजी, बेगम, आपने किसको उठाकर आज घर लाया है? हमें सूचना मिली है कि किसी नवजात और उसकी मां को आपने सर्वेंट क्वार्टर में ठहराया है। ये क्या मामला है? संदस बेगम ने पलकें झपकाईं, लोशन को अपनी उंगलियों से समेटकर गोद में रखा और धीमे स्वर में बोलीं, आपके मुलाजिम कुछ ज्यादा ही मेरे ऊपर नजर रखते हैं। ये अंदाज मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। वुजदान खानजादा की आवाज में सख्ती कम नहीं थी, पर अंदाज साफ था। मेरा लड़ने का कोई इरादा नहीं है, बस बताइए किसको उठाकर लाई हैं? मैंने आपको कितनी बार समझाया है कि दूसरे मामलों से परहेज कीजिए, पर आप मेरी बात समझती ही नहीं। मेरा कहा हुआ आपके लिए हवा की तरह लगता है। कुछ लम्हों की चुप्पी के बाद संदस बेगम ने नजरें झुकाईं और धीरे बोलीं, वह बेसहारा है। बच्चा अभी नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है और उसके पास रहने को कोई जगह नहीं है। उसके पति ने धोखा दिया है। मैंने सोचा कुछ दिन यहाँ रहेगी और फिर चली जाएगी। किसी की मदद करना गुनाह नहीं है। मैं उसकी सेवा नहीं कर रही, कोई मुलाजिम या मैं वह बस एक किनारे पर रखी जा रही है। बहुत दिनों तक नहीं, बस कुछ दिन। फोन पर कुछ क्षण का सन्नाटा रहा, फिर वुजदान की आवाज़ और भी कड़क कर उठी, बेवजह ऐसी हरकतें करके अपने सर पर मुसीबत मत ले आओ संदस। वह दिन दूर नहीं जब मैं तुम्हें वापस गांव ले जाऊंगा, तब तुम्हारी यह प्रैक्टिस या अस्पताल सब खत्म हो जाएगा। मुझे तुमने बहुत उदार बनाया हुआ है, पर मैं ये दरियादिली पसंद नहीं करता। पूरा गांव मेरे खिलाफ बात कर रहा था, पर मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। अगर तुम ऐसे ही करोगी तो मैं सिस्टम कैसे संभालूंगा? संदस के चेहरे पर कड़वाहट उभरी, पर आवाज़ संतुलित रही। उन्होंने साफ कहा, मैं एक चिकित्सक हूं, मैं आपकी बात समझती हूं, लेकिन बोलते बोलते वह बीच में रुक गई कि वुजदान ने कटु शैली में कहा, अगर आप चिकित्सक हैं तो मैं आपका पति भी हूं, और सिर्फ पति नहीं, गांव का सरदार भी हूं। मुझे हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता है। कुछ समय बाद मुझे अपना बेटा सरदारी सौंपनी है। ऐसे में लोग छोटी छोटी बातों से निहितार्थ निकाल लेते हैं। हमें हर कदम सोचकर रखना होगा, पर आप मेरी बात समझती ही नहीं। मैं कल तक घर पहुंच जाऊंगा। इस लड़की का इंतजाम कर दो और उसे यहां से निकाल दो, समझे? मैं जब घर आऊं तो मुझे कोई अनजान चेहरा घर में नजर नहीं आए, ये ध्यान रखना। कमरे में फिर कुछ क्षण के लिए सिर्फ घड़ी की टिक टिक और फोन की हल्की गूंज रही। संदस के हाथ कांप उठे, आंखों में नमक सी उमड़ी, पर वे तुरंत संभल गईं। कुछ सेकंड बाद सिर्फ एक शब्द निकला, जी। इससे पहले वे कुछ कह पाती या सुनती, फोन कट गया। कक्ष फिर खामोश हो गया और टेबल पर पड़ा मोबाइल बुझी रोशनी के साथ सखत खड़ा रह गया। संदस ने आईने में अपनी ही तस्वीर को घूर कर देखा। चेहरे पर सवाल, आंखों में बेबसी और दिल पर बोझ। वह आहिस्ता से कुर्सी की पीठ से टिक कर बैठ गईं। उनके कानों में अब भी वजूदान की आवाज़ गूंज रही थी, उस लड़की का बंदोबस्त करो और उसे निकालो। शादी को कई साल बीत गए थे, मगर आज भी उन दोनों के दरमियान वही दीवार हायल थी जो शादी के पहले रोज थी। उनके सामने दब जाना, उनके सामने आवाज न उठाना संदस बेगम का मशगला बन चुका था। कमरे के बाहर आंगन में हवा के हल्के झोंके चल रहे थे और अंदर डॉक्टर संदस बेगम के दिल में अंदेशों का तूफान था। एक तरफ बेसहारा मुस्तबशिरा और उसका नवजात बच्चा, दूसरी तरफ वजूदान खानजादा का हुक्म। और यह तौल कब तक कायम रह सकता था, ये सवाल उनके दिल को काटने लगा। पूरी रात यही कश्मकश में बीत गई। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ। सुबह के 9 बजे का वक़्त था। आसमान पर हल्की हल्की रोशनी बिखरी हुई थी और आंगन के कोने में मौजूद दरख्तों से शबनम की बूंदें टपक रही थीं।
हवा में ताजगी और खामोशी का अजीब सा इम्तिजाज घुला हुआ था। संदस बेगम हल्के नीले दुपट्टे में मलबूस कदम ब कदम सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ीं। लकड़ी के दरवाजे को हल्का सा धकेल कर अंदर दाखिल हुईं तो सामने का मंजर उन्हें लम्हा भर के लिए साखित कर गया। मुस्तबशिरा एक पुराने से चारपाई पर बैठी अपने नवजात बच्चे को दूध पिला रही थी। चेहरे पर कमजोरी के आसार नुमायां थे, मगर बच्चे को बाहों में समेटे उसके लबों पर हल्की सी ममता भरी मुस्कुराहट झलक रही थी। जैसे ही संदस बेगम अंदर आईं, वह घबराकर सीधी हो गई। जल्दी जल्दी अपने कपड़े दुरुस्त किए और नजरें झुका लीं। संदस बेगम नरमी से बोलीं, कोई बात नहीं, घबराओ मत, आराम से दूध पिला लो, मैं कुछ नहीं कह रही। ये तो कुदरत का निज़ाम है, औरत को यह तैर मारागी अदा करना ही होता है। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? वह समझ रही थीं कम उम्री में मां नहीं होता, हया झिझक हर चीज़ गालिब आती है। मुस्तबशिरा कपकपाती हुई आवाज़ में बोली, जी जी डॉक्टर साहिबा। वह आहिस्ता से बच्चे को सीने से अलग करके कपड़ा दुरुस्त करने लगी और फिर झिझकते हुए खड़ी हो गई। संदस बेगम आगे बढ़ीं, बच्चे को गौर से देखा और धीरे से बोलीं, कैसा है बच्चा तुम्हारा? और तुम कैसी हो अब? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? और बच्चे की तबीयत वगैरह ठीक है ना? मुस्तबशिरा ने नज़रें झुकाईं और हल्की सी आवाज़ में बोली, जी ठीक हूँ, बस ज़रा कमज़ोरी है, बच्चा भी ठीक है। संदस बेगम के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। वह चारपाई के पास बैठते हुए बोलीं, नाम कुछ सोचा है उसका, या अभी दिमाग? संदस ने आईने में अपनी ही तस्वीर को घूर कर देखा। चेहरे पर सवाल, आंखों में बेबसी और दिल पर बोझ। वह आहिस्ता से कुर्सी की पीठ से टिक कर बैठ गईं। उनके कानों में अब भी वजूदान की आवाज़ गूंज रही थी, उस लड़की का बंदोबस्त करो और उसे निकालो। शादी को कई साल बीत गए थे, मगर आज भी उन दोनों के दरमियान वही दीवार हायल थी जो शादी के पहले रोज थी। उनके सामने दब जाना, उनके सामने आवाज़ न उठाना संदस बेगम का मशगला बन चुका था। कमरे के बाहर आंगन में हवा के हल्के झोंके चल रहे थे और अंदर डॉक्टर संदस बेगम के दिल में अंदेशों का तूफान था। एक तरफ बेसहारा मुस्तबशिरा और उसका नवजात बच्चा, दूसरी तरफ वजूदान खानजादा का हुक्म। और यह तौल कब तक कायम रह सकता था, ये सवाल उनके दिल को काटने लगा। पूरी रात यही कश्मकश में बीत गई। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ। सुबह के 9 बजे का वक़्त था। आसमान पर हल्की हल्की रोशनी बिखरी हुई थी और आंगन के कोने में मौजूद दरख्तों से शबनम की बूंदें टपक रही थीं। हवा में ताजगी और खामोशी का अजीब सा इम्तिजाज घुला हुआ था। संदस बेगम हल्के नीले दुपट्टे में मलबूस कदम ब कदम सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ीं। लकड़ी के दरवाजे को हल्का सा धकेल कर अंदर दाखिल हुईं तो सामने का मंजर उन्हें लम्हा भर के लिए साखित कर गया। मुस्तबशिरा एक पुराने से चारपाई पर बैठी अपने नवजात बच्चे को दूध पिला रही थी। चेहरे पर कमजोरी के आसार नुमायां थे, मगर बच्चे को बाहों में समेटे उसके लबों पर हल्की सी ममता भरी मुस्कुराहट झलक रही थी। जैसे ही संदस बेगम अंदर आईं, वह घबराकर सीधी हो गई। जल्दी जल्दी अपने कपड़े दुरुस्त किए और नजरें झुका लीं। संदस बेगम नरमी से बोलीं, कोई बात नहीं, घबराओ मत, आराम से दूध पिला लो, मैं कुछ नहीं कह रही। ये तो कुदरत का निज़ाम है, औरत को यह तैर मारागी अदा करना ही होता है। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? वह समझ रही थीं कम उम्री में माँ बनना आसान नहीं होता, हया झिझक हर चीज़ गालिब आती है। मुस्तबशिरा कपकपाती हुई आवाज़ में बोली, जी जी डॉक्टर साहिबा। वह आहिस्ता से बच्चे को सीने से अलग करके कपड़ा दुरुस्त करने लगी और फिर झिझकते हुए खड़ी हो गई। संदस बेगम आगे बढ़ीं, बच्चे को गौर से देखा और धीरे से बोलीं, कैसा है बच्चा तुम्हारा? और तुम कैसी हो अब? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? और बच्चे की तबीयत वगैरह ठीक है ना? मुस्तबशिरा ने नज़रें झुकाईं और हल्की सी आवाज़ में बोली, जी ठीक हूँ, बस ज़रा कमज़ोरी है, बच्चा भी ठीक है। संदस बेगम के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। वह चारपाई के पास बैठते हुए बोलीं, नाम कुछ सोचा है उसका, या अभी दिमाग नहीं बना? मुस्तबशिरा कुछ लम्हों तक खामोश रही, फिर बच्चे को देखा और हिचकिचाते हुए बोली, कई महीनों से सोचा हुआ है, मगर समझ नहीं आ रहा ये रखूं या नहीं। वह बोली, तो माँ हो, हक रखती हो, बताओ क्या सोच रही हो? वह थोड़ी घबराई और फिर सहमे सहमे अंदाज में बोली, मैं सोच रही थी इसका नाम सुल्तान रखूं। संदस बेगम के चेहरे पर खुशगवार तासुर उभरा। बहुत प्यारा नाम है, सुल्तान, शान वाला नाम, बच्चे को सूट करेगा। कुछ लम्हे कमरे में खामोशी छाई रही। फिर संदस बेगम गहरी सांस लेते हुए बोली, मुस्तबशिरा, दरअसल मुझे तुमसे कुछ कहना है, कुछ ज़रूरी। वह चौंक कर सीधी हुई, नज़रें जैसे सवाल कर रही हों। जी डॉक्टर साहिबा, आप हुक्म करें।
संदस बेगम धीमे मगर संजीदा लहजे में बोलीं। मेरे शौहर को सब पता चल गया है। उन्हें खबर मिल चुकी है कि तुम यहाँ हो और वह सख्त नाराज हैं। उन्होंने मुझे साफ कह दिया है कि परसों तक तुम अपना इंतजाम कर लो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटी, लेकिन तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर मुस्तबशिरा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गईं। उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। वह घबराए हुए लहजे में बोली, बेगम साहिबा ऐसा मत कहिए। मैं कहाँ जाऊंगी इस बच्चे को लेकर? मेरा तो कोई सहारा नहीं है। संदस बेगम ने बेबसी से दोनों हाथ उठा दिए। बेटी मैं मजबूर हूँ, दिल मेरा भी दुख रहा है, लेकिन मैं अपने शौहर के हुक्म के आगे कुछ नहीं कर सकती। वह परसों यहाँ आ जाएंगे और उनके सामने मेरी बिल्कुल नहीं चलती। मुस्तबशिरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बच्चे को सीने से चिपटाए इल्तिजाई अंदाज में बोली, डॉक्टर साहिबा, खुदा के लिए मुझे मत निकालिए। अभी तो मैं चलने के लायक भी नहीं हूँ। मुझे ज़रा सा वक्त दे दीजिए। संदस बेगम की आवाज़ भारी हो गई। उन्होंने नज़रें चुरा लीं। काश मैं तुम्हें रोक सकती, काश, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। अपने तौर पर कोई बंदोबस्त करने की कोशिश करो। यह कहकर वह उठ खड़ी हुईं। उनके कदम बोझिल थे, जैसे हर कदम उनके दिल पर बोझ डाल रहा हो। दरवाजे तक पहुंचीं, एक लम्हे को रुकीं, फिर मुड़ीं। मुस्तबशिरा आंसुओं से तर चेहरे के साथ बच्चे को सीने से लगाए बैठी थी। संदस बेगम की आंखों में भी नमी उतर आई, मगर उन्होंने होंठ काटकर जब्त कर लिया। वह उसे देखते हुए बोलीं, खुदा तुम्हारा सहारा बने, हिम्मत करो, वह कभी बेसहारा को तन्हा नहीं छोड़ता। यह कहते ही वह दरवाजे से बाहर निकल गईं। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में खामोशी छा गई। मुस्तबशिरा ने लरजते हाथों से सर थाम लिया। आंखों से बहते आंसू दामन में गिरते जा रहे थे। बच्चा हल्की हल्की सिसकियों के साथ माँ के सीने से चिपटा हुआ था। कमरे की फिजा में बेबसी और दुख की घुटन फैल गई थी, जैसे वक्त भी लम्हा भर के लिए थम गया हो। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। संदस बेगम के क्लिनिक के केबिन में सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर उतर रही थी। हवा में हल्की सी खुशबू दवाइयों और साबुन की मिलीजुली बिखरी हुई थी। वह अभी अभी एक मरीज को फारिग करके अपने कागजात समेट रही थीं। हल्की सी मुस्कान के साथ बुलंद आवाज में बोली, नेक्स्ट। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। अंदर कदम रखने वाली शख्सियत को देखकर उनकी आंखों में खुशी की चमक भर गई। सामने बालाज खानज़ादा खड़ा था, लंबा कद, ढीले ढाले कपड़ों में भी अपनी शान दिखाता हुआ। संदस बेगम अपनी जगह से फौरन उठीं। आंखों में ममता की नमी और होंठों पर खुशी की मुस्कान सजाए वह आगे बढ़ीं और बेख्तियार बोलीं, मेरा शहजादा कब आया? उन्होंने करीब जाकर उसे गले लगा लिया। उनके बाहों की गिरफ्त में ममता की पूरी शिद्दत थी। बालाज ने मुस्कुराते हुए उनके सर पर प्यार किया, जैसे बचपन की आदत अब भी बरकरार हो। बस अभी आया हूँ, सीधा यही। बाबा ने तो वहाँ दिमाग खराब करके रखा था। कभी किसी से मुलाकात, कभी जिरगे में बैठो, कभी फैसलों पर दस्तखत करो। मेरा तो दिल ही घबरा गया था। वहाँ से भागकर फार्म हाउस गया, लेकिन वहाँ भी दिल नहीं लगा। आखिर में एक टेक्स्ट करके बाबा को बताया और सीधा आपके पास आ गया हूँ। संदस बेगम के होंठों पर मुस्कान गहरी हो गई। तुम घर क्यों नहीं गए? इतनी लंबी ड्राइव करके थक गए होगे। जाकर फ्रेश हो जाते, फिर मुझे फ़ोन कर देते, मैं खुद आ जाती। बालाज उनकी आंखों में देखते हुए नरमी से बोला, आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है, ना आराम ना सुकून, सिर्फ आप हो। आपसे मिलने के बाद ही सुकून आता है। वह चंद लम्हे उसे देखती रहीं, दिल की गहराइयों से मुतमैन। फिर बोली, गांव में सब कैसे हैं? हवेली का क्या हाल है? बालाज ने बेदिल होकर शाने उचकाए, वही सब कुछ, पुरानी रस्में, पुरानी सोच, जरा जरा सी बात पर हंगामे, वही पुराने लोग, वही दकियानूसी ख्यालात लेकर बैठे हैं। कुछ नहीं बदला। संदस बेगम ने आह भरी, फिर संभल कर बोलीं, अच्छा, खैर, अब घर चलें। तुम थके हुए लग रहे हो। बालाज ने उनका हाथ थामने की कोशिश की और इसरार भरे अंदाज में बोला, हाँ चलते हैं, मैं तो बस आपके साथ वक्त गुजारने आया हूँ। लेकिन संदस बेगम नरम लहजे में बोली, नहीं अभी नहीं, थोड़ा इंतज़ार करो। मेरे कुछ मरीज बाकी हैं, पहले उनको देख लूंगी, फिर चलेंगे। जिम्मेदारी पहले है बेटा। बालाज हल्की सी शरारत से बोला, तो फिर मैं क्या करूं जब तक आप मशगरूल हैं? आपको तो पता है, मुझे एक लम्हा भी तन्हा बैठना अच्छा नहीं लगता। संदस बेगम ने मुस्कुराकर एक तरफ इशारा किया, वहाँ देखो मेरा रेस्टरूम है, जाओ फ्रेश हो जाओ, आराम कर लो, चाहो तो लेट भी जाना। आधे घंटे में मैं फारिग हो जाऊंगी, फिर हम दोनों साथ निकलेंगे। बालाज ने माँ की तरफ देखा, जैसे कहना चाह रहा हो कि उनके बगैर एक लम्हा भी नहीं गुजार सकता, मगर उनके लहजे की संजीदगी देखकर मुस्कुरा दिया। अच्छा, फिर मैं यही करता हूँ, लेकिन आप जल्दी आइएगा। संदस बेगम ने उसके बाजू पर हाथ रखा और प्यार से बोली, हाँ जल्दी ही आ जाऊंगी, तुम बस थोड़ा सा सब्र करो।
बालाज हल्की मुस्कान के साथ रेस्टरूम की तरफ बढ़ गया। संदस बेगम ने गहरी सांस ली और फाइलें खोलकर अगले मरीज के लिए तैयार हो गईं। उनके चेहरे पर इत्मीनान था कि उनका बेटा उनके करीब है और यही उनके लिए सबसे बड़ी राहत थी। 1 घंटे बाद गाड़ी पुरसुकून अंदाज में शहर की मसरूफ सड़कों से गुजर रही थी। सामने ढलती शाम का हल्का सा रंग आसमान पर फैला था। अंदर खामोशी को सिर्फ इंजन की गूंज तोड़ रही थी। संदस बेगम ड्राइविंग सीट पर दोनों हाथ स्टीयरिंग पर जमाए बैठी थीं, जबकि साथ फ्रंट सीट पर बालाज टेक लगाए बैठा बालों को आईने में दुरुस्त कर रहा था। संदस बेगम हल्की सी मुस्कान के साथ बोलीं, तुम्हें पता है बेटा, घर में एक नन्हा मेहमान आया हुआ है। कुछ दिन के लिए अभी मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगी। बालाज ने चौंक कर मां की तरफ देखा, फिर नजरें दोबारा आईने में जमाकर बोला, नन्हा मेहमान? कौन सा मेहमान? संदस ने गाड़ी मोड़ते हुए गहरी सांस ली और नरम लहजे में बोली, एक लड़की है जिसकी डिलीवरी मैंने की थी। उसका शौहर धोखेबाज निकला। जब वह हामिला हुई तो उसने उसे घर से निकाल दिया, हालांकि उसे भगा कर लाया था। बेचारी ने अपने 9 महीने एक इदारे में गुजारे, लेकिन जब वहां वालों को पता चला कि वह घर से भागी है, उन्होंने भी निकाल दिया। उनकी आवाज में तरहुम की झलक थी। क्या मंजर था! अस्पताल की पार्किंग में बैठी वह अपने नवजात शिशु को दूध पिला रही थी। न रहने की जगह, न सहारा। इसीलिए मैं उसे अपने साथ लाई और सर्वेंट क्वार्टर में ठहराया। लेकिन तुम्हारे अब्बा ने साफ कह दिया है कि परसों तक इसे निकाल दो। कहते हैं तुम गद्दीन शीन होने वाले हो। इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगतीं। बालाज ने होंठ भींचे, फिर बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, अगर आप रखना चाहती हैं तो रखिए। मैं बात कर लूंगा बाबा से, वह कुछ नहीं कहेंगे। सुंदस के चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई। हाँ, कम से कम 1 महीना तो इसे ठहरने दूंगी। इसकी हालत ऐसी नहीं कि अभी घर से निकाला जाए। इंसानियत भी किसी चीज का नाम है बालाज। गाड़ी पोर्च में दाखिल हुई और आकर रुक गई। सुंदस बेगम ने पर्स उठाया और बाहर निकलते हुए बेटे को देखा और बोली, आओ मैं तुम्हें इससे मिलवाऊं। बालाज हिचकिचाया, मम्मा बाद में, पहले जरा आराम कर लूं। मगर सुंदस बेगम ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, नहीं अभी नहीं, 1 लम्हे के लिए आओ, फिर आराम कर लेना। वह बेमन से मां के साथ चल पड़ा। सर्वेंट क्वार्टर के सामने पहुंचकर सुंदस बेगम ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से हल्की सी खड़खड़ाहट हुई और फिर दरवाज़ा खुला। सामने खड़ी लड़की को देखकर बालाज के कदम जमीन से चिपक गए। वक्त थम सा गया। उसका रंग उड़ गया और आंखों में अविश्वसनीय सा सदमा छा गया। वह मस्तबशरा थी, उसकी अपनी पत्नी। कई लम्हे उसकी आंखों के सामने से गुजरे और यही हाल उसका था। मस्तबशरा के हाथ कांपने लगे। गोद में बच्चा था, मगर उसकी नज़रें पत्थर की तरह बालाज पर जमी रहीं। होंठ कांपे, लेकिन अल्फाज बाहर न निकल सके। दोनों के बीच खामोशी इतनी गहरी थी कि दीवारें भी कांपती महसूस हुईं। सुंदस बेगम बिल्कुल बेखबर खुशी खुशी आगे बढ़ीं। बच्चे को नरमी से गोद में लिया और बालाज की तरफ बढ़ाते हुए बोलीं, देखो यह है वह बच्चा। बालाज, जब मैंने पहली बार इसे देखा था तो हैरान रह गई थी। ये तुमसे कितना मिलता है। उनके लहजे में मासूमियत थी। वह माँ थीं, शायद बेटे और बच्चे के नक्श की मशाबहत ने उन्हें भटका दिया था। बालाज ने कांपते हाथों से एक नज़र बच्चे पर डाली, फिर दूसरी मस्तबशरा पर। उसकी आंखों में तूफान उमड़ आया। होंठ भींचकर तेज कदमों से मुड़ा और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया, जबकि दूसरी ओर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुंदस बेगम हैरान रह गईं। वह बच्चे को गोद में लिए दोनों को देख रही थीं, मगर खामोशी में छिपी कहानी उन पर अभी साफ न हुई थी। फिलहाल वह बच्चा वापस उसे थमाकर बाहर चली गईं। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। पूरे आंगन में जर्द रोशनी की कुछ किरणें मध्यम सी चमक रही थीं। कोठी के दरवाजे पर सन्नाटा और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ माहौल को और भी वीरान बना रही थी। वह अपने कमज़ोर हाथों में बच्चे को संभाले आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। आंखों में डर और होंठों पर बेबसी की दुआ थी। अभी वह दरवाजे तक पहुंची ही थी कि अचानक एक सख्त हाथ उसके मुंह पर आया। वह चौंक कर पलटी तो सामने बालाज खानजादा खड़ा था, आंखों में आग और होंठों पर कड़वा झर लिए। बालाज ने एक पल घमवाए बिना उसके बाजू को जोर से पकड़ा और बेरहमी से घसीटता हुआ उस वापस सर्वेंट क्वार्टर की ओर ले गया। कदमों की आहट और बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजती रही। कमरे में दाखिल होते ही जैसे ही उसने छोड़ा, वह रो पड़ी और कांपती आवाज़ में बोली, क्यों रोका है मुझे? जाने दो, मुझे नहीं रहना आपकी इस आगोश में। आपके नाम पर अब कोई जिल्लत नहीं सहनी मुझे। बालाज का चेहरा और सख्त हुआ। उसने गुस्से में कदम आगे बढ़ाए और ठंडे लहजे में बोला, दिखाओ मेरा बच्चा।
मस्तबशरा ने तुरंत अपने बेटे को पीछे कर लिया, सीने से लगाते हुए तड़पती आवाज में बोली, खबरदार, खबरदार जो हाथ बढ़ाया मेरे सुल्तान की तरफ, मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। आपने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आप इंसान नहीं, हैवान हैं। बालाज दांत पीसते हुए उसका बाजू पकड़कर तंजिया मुस्कान के साथ बोला, जब तक मैं चाहूं तुम इस कोठी की दहलीज भी पार नहीं कर सकती। मेरे सामने जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। और जहां तक इस बच्चे का ताल्लुक है, याद रखो, नाम बाप रखता है और वह मैं हूं। क्या बोली तुम सुल्तान? ये कोई नाम नहीं है, नाम मैं रखूंगा, समझ आई? मस्तबशरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हिम्मत जुटाकर कांपती आवाज में कहा, मैं रखूंगी। मेरे बेटे का नाम सुल्तान है और यही रहेगा। मैंने उसे जन्म दिया है। मैंने 9 महीने की पीड़ा अकेले सही। आप कहाँ थे? आपको तो परवाह तक नहीं थी कि आपकी बीवी कहाँ भटक रही है, किस हाल में जिंदा है। आपने तो सिर्फ अपनी हवस मिटाई थी। यह अल्फाज बालाज के भीतर चिंगारी की तरह लगे। वह एक पल उसे घूरता रहा और फिर अचानक उसका हाथ उठा। एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। वह लड़खड़ा गई, लेकिन फिर भी बच्चे को गिरने नहीं दिया। बालाज गुस्से से कांपती आवाज में बोला, खुदा की कसम, अगर तुमने यहां से निकलने की हिम्मत की तो यहीं इस जमीन में गाड़ दूंगा। अभी तुम जानती ही नहीं कि मैं कौन हूं। मस्तबशरा की सिसकियां कमरे की खामोशी को चीरती रहीं। बालाज दरवाज़ा धड़ाम से बंद करता बाहर निकल गया। सर्वेंट क्वार्टर की रोशनी में वह जमीन पर बैठ गई, बच्चे को सीने से लगाया और अपने कांपते होंठों से बस एक ही लफ्ज दोहराती रही, मेरे सुल्तान, मेरा सब कुछ तुम हो। सुबह के वक्त सूरज की किरणें आहिस्ता आहिस्ता कोठी की खिड़कियों से अंदर झांक रही थीं। आंगन में हल्की हल्की हवा के झोंके आ रहे थे। घड़ी ने 10 बजने का ऐलान किया तो हमेशा की तरह सुंदस बेगम सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ीं। दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर दाखिल होते ही उनके कदम ठिठक गए। सामने मस्तबशरा जमीन पर बैठी थी। उसकी आंखें लाल, चेहरा जर्द और सूजा हुआ गाल, बाल बिखरे हुए और गोद में बच्चा बेखबर नींद की आगोश में था। मंजर ऐसा था कि दिल चीर देने वाला। सुंदस बेगम फौरन उसके करीब बढ़ीं, घुटनों के बल उसके सामने बैठ गईं और घबराहट से बोलीं, अरे बच्चे, ये क्या हाल कर रखा है? ऊपर आकर क्यों नहीं बैठी? रात भर रोई हो क्या? ये आंखें, ये चेहरा, किसने मारा है आपको? मस्तबशरा ने धुंधली आंखों से उनकी तरफ देखा, जैसे कहीं बहुत दूर से लौटकर आई हो। होंठ कांपे और वह आहिस्ता से बोली, अब तो लगता है सारी जिंदगी मेरी जात के साथ रोना ही लिखा गया है बेगम साहिबा। सुकून नाम की कोई चीज नहीं बची। सुंदस बेगम का दिल तड़प गया। उन्होंने उसका चेहरा दोनों हाथों में थामकर कहा, मस्तबशरा, मुझे साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? ये जख्म, ये उदासी सब किसका नतीजा है? खुदा के लिए मुझसे छुपाओ मत। यह सुनते ही मस्तबशरा की आंखों में आंसुओं का तूफान उमड़ आया। वह उनके गले से लिपट गई। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगीं। वह कांपते लहजे में बोली, बेगम साहिबा, वह बालाज, वही मेरा शौहर है। सुंदस बेगम का जिस्म एक लम्हे को जैसे जम सा गया। उनके होंठ खुले तो सही मगर आवाज़ गले में अटक गई। वह हिचकिचाते हुए बोलीं, क्या क्या कह रही हो तुम? बालाज खान, ये कैसे मुमकिन है? मस्तबशरा की सिसकियां और तेज हो गईं। वह टूटे हुए लहजे में बोली, जी बेगम साहिबा, वही बालाज जिस पर आपको मान है, जिसे आप अपनी आंख का तारा समझती हैं, वही मेरी बर्बादी का सबब है। उसने मुझे बहलाया, बहकाया, मेरे घर से भगा लाया, वादे किए, सुहाने ख्वाब दिखाए, मुझे इस्तेमाल किया, यहाँ तक कि जब मैं हामिला हो गई तो मुझे अपने फ्लैट से धक्के देकर निकाल दिया। और आप जानती हैं, कल रात जब मैं ये कोठी छोड़कर जा रही थी, उसने मुझे ज़बरदस्ती रोका, मारा पीटा, धमकाया। कहता है मेरे बेटे का नाम भी वही रखेगा, कहता है ये बच्चा भी उसकी मिल्कियत है और मैं भी। सुंदस बेगम के चेहरे पर हैरत और सदमे के गहरे आसार उभर आए। वह चंद लम्हे गुमसुम उसे देखती रहीं, जैसे किसी ने उनके पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। उनका लहजा कांप रहा था। ये सब सच है मस्तबशरा? बालाज ने ये सब किया है? मस्तबशरा ने आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाया। आंसू गालों पर बह निकले। वह बच्चे को अपने सीने से और जोर से लगाते हुए बोली, बेगम साहिबा, ये मेरा कसूर नहीं था। मैं सिर्फ एक कमज़ोर लड़की थी जो उसके झूठे वादों के जाल में फंस गई। लेकिन सज़ा मुझे मिल रही है, वह सज़ा जिसके बारे में सोचकर ही दिल दहल जाता है। सुंदस बेगम के दिल में शदीद हमदर्दी और दुख की लहर दौड़ गई। उन्होंने मस्तबशरा के आंसू पोंछने की कोशिश की, मगर उनके अपने हाथ भी कांप रहे थे। वह बेसाख्ता बड़बड़ाईं, ये कैसे कर सकता है? ये मेरा बेटा है और उसने ये जुल्म किया। मस्तबशरा उनकी आंखों में देखते हुए बोली, जी बेगम साहिबा, यही हकीकत है। अब आप फैसला करें, क्या मैं इस कैद में और जी सकूंगी, या मेरा और मेरे बेटे का वजूद हमेशा ऐसे ही रौंद दिया जाएगा? कमरे में एक लम्हे को सन्नाटा छा गया।
सिर्फ बच्चे की हल्की हल्की सांसें और मस्त बशरा की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। सुंदस बेगम की नज़रें खला में अटक गईं। उनके दिल पर एक ऐसा बोझ आ गया था जो किसी माँ के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। उनके होंठों से बस इतना निकला, खुदा गवाह है, आज मेरी दुनिया उलट गई है। वह मस्त बशरा को देखती रहीं और दिल ही दिल में टूटती जा रही थीं। मगर अचानक वह अपनी जगह से उठीं। चेहरे से मालूम हो रहा था कि अब फैसला हो चुका है। आधे घंटे बाद ड्राइंग रूम की फिजा उस लम्हे अजीब सी कशिश से भरी हुई थी। कमरे की बड़ी खिड़की से धूप अंदर आ रही थी, मगर माहौल में रोशनी के बजाय एक बोझिल सा अंधेरा फैला हुआ था। सोफे पर मस्त बशरा सर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखें नम थीं और गोद में छोटा सुल्तान आराम से सो रहा था। दूसरी तरफ सुंदस बेगम बच्चे को शफकत से देख रही थीं। उनके चेहरे पर वह सुकून नहीं था जो आम दिनों में होता था, बल्कि सख्ती और गुस्सा उनके हर नक्श पर छाया हुआ था। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा चरमराता हुआ खुला और बालाज खान अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही नज़र सामने गई, वह लम्हा भर के लिए ठिठक गया। बीवी की गोद में बच्चा और बराबर में माँ का बैठा होना उसके लिए हैरत अंगेज था। वह गहरी सांस लेते हुए उनके करीब आया और रस्मी अंदाज में बोला, जी मामा, आपने मुझे बुलाया। सुंदस बेगम ने उस पर एक तेज नज़र डाली और फिर खामोशी से बच्चे को प्यार करके अगले ही लम्हे उठकर उसके करीब आ गईं। बालाज के होंठ खुलने से पहले ही उसकी माँ का हाथ उठा और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। कमरे में एक करख्त सी आवाज़ गूंज उठी। बालाज अचानक पीछे हुआ और हैरान आंखों से अपनी माँ को देखने लगा, जिसने जिंदगी में पहली बार उस पर हाथ उठाया था। मम्मा, ये आपने। उसके होंठ कांपे मगर बात पूरी न कर सका। संदस बेगम का लहजा बिजली की तरह गिरा। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए। एक मासूम 19 साल की लड़की के साथ ये जुल्म, ये सितम। क्या पागल हो गए हो तुम, बालाज? उसके चेहरे पर बेयकीनी छा गई। वो झुंझलाहट से बोला, आप क्या कह रही हैं मम्मा? मैं कुछ नहीं समझा। संदस बेगम ने आगे बढ़कर उसका गिरेबान पकड़ लिया। उनकी आंखों में आंसू भी थे और शोले भी। वो कांपते हुए मगर कड़क लहजे में बोलीं, मेरे सामने भोला बनने की जरूरत नहीं है बालाज खानजादा। हम समझते थे कि तुम एक मुहज्जब माँ के बेटे हो, एक डॉक्टर की औलाद, लेकिन तुमने वही किया जो तुम्हारा बाप करता आया है। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम भी उसी जालिम सरदार की नस्ल हो। बालाज नजरें चुराकर बोला, मम्मा, आपसे ये लड़की जो भी कह रही है आप फौरन मान लेंगी। ये सब ड्रामा है, आप मेरी बात पर क्यों यकीन नहीं करती? संदस बेगम की आवाज़ बुलंद हो गई। ड्रामा? झूठ! मेरे सामने झूठ मत बोलो। उस बच्चे की शक्ल देखकर ही मुझे शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, और फिर अस्पताल में जब तुम्हारा आदमी काशिफ मेरी आंखों के सामने आया और बहाना बनाकर भाग गया, तभी मुझे समझ जाना चाहिए था कि वो वहां क्यों था, क्या छुपा रहा था। अब मेरे सामने और बहाने मत बनाओ। बालास के माथे पर पसीना आ गया। वो हकलाते हुए बोला, मम्मा, आपको गलतफहमी हुई है, ये सब इत्तेफाका है। संदस बेगम ने उसके गिरेबान को झटका देते हुए कहा, बस करो बालाज, इत्तेफाक नहीं, हकीकत है। ये बच्चा तुम्हारा है, ये मजलूम लड़की तुम्हारी बर्बादी की निशानी है। तुमने इसे धोखा दिया, इस्तेमाल किया, और जब ये तुम्हारे वजूद का बोझ संभालने लगी तो तुमने इसे दरबदर कर दिया। यही है तुम्हारी हकीकत। मुस्तबशिरा की सिसकियां हवा में घुल गईं और सुल्तान की हल्की सी करवट ने माहौल और भारी बना दिया। बालाज के होंठ कांपे मगर वो खामोश रहा। उसकी आंखों में हार मानने का साया झलकने लगा था। आखिरकार उसने सर झुकाकर खुरदुरे लहजे में कहा, ठीक है, मान लेता हूं, ये बच्चा मेरा है, और हाँ, मैंने ही इसे छोड़ा, धुतकारा। लेकिन याद रखिए, आपका बेटा बालाज कभी किसी के आगे सर नहीं झुकाएगा। ये कहकर उसने माँ का हाथ झटक कर पीछे हटाया। उसकी आंखों में शिकस्त और गरूर दोनों टकरा रहे थे। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और जोर से धक्का देकर कमरे से बाहर निकल गया। ड्राइंग रूम की फजा में अभी भी संदस बेगम के थप्पड़ की गूंज बाकी थी और उनके दिल पर ऐसा जख्म लगा था जो शायद कभी न भर सके। लेकिन उनका फैसला अब भी मजबूत था। अगला दिन नई रोशनियों के साथ उभरा। लाउंज की भारी और संजीदा फजा में सरदार वुजदान खानजादा शेर की तरह चक्कर काट रहे थे। उनके आते ही संदस बेगम ने उन्हें एक एक चीज़ बता दी थी। उनके चेहरे पर गुस्से की लाली और आंखों में तूफान भड़क रहा था। अचानक वो दहाड़ते हुए बोले, नीचे आओ बालाज खां, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। उनकी आवाज़ पूरी कोठी में गूंज गई। ऊपर कमरों के दरवाजे हिले और अगले ही लम्हे बालाज ने दरवाज़ा खोला। उसने नीचे झांककर अपने बाप को देखा और उनके लहजे की संगीनता से मामले की शिद्दत फौरन समझ गया।
वो धीरे धीरे सीढ़ियां उतरता हुआ लाउंज में आया। सामने सरदार वुजदान खां गुस्से से दहक रहे थे। उनके बराबर में संदस बेगम खामोश खड़ी थीं और उनके पीछे मुस्तबशिरा अपने नन्हे सुल्तान को गोद में लिए सहमी सहमी खड़ी थीं। वुजदान खां उसकी तरफ उंगली उठाते हुए बोले, ये सब क्या माजरा है? तुम्हारी माँ कह रही है कि ये लड़की तुम्हारी बीवी है और ये बच्चा तुम्हारा खून। सच बोलो बालाज। कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। सबकी नजरें बालाज पर जमी थीं। उसने एक लंबी सांस ली, फिर अपनी नजरें मुस्तबशिरा पर डालीं जो आंसुओं से भीगी खामोश खड़ी थीं। बालाज की आवाज़ भारी मगर साफ थी। जी बाबा, अम्मी ठीक कह रही हैं। ये लड़की मेरी बीवी है। निकाह मैंने शहर वाले फ्लैट में किया था। और ये बच्चा, ये मेरा बेटा है सुल्तान खानजादा, आपके खून की एक और लकीर। वुजदान खां एक पल को सकते में आए, फिर गुस्से से आगे बढ़कर उसका गिरेबान दोनों हाथों से पकड़ लिया और बुरी तरह झंझोड़ते हुए दहाड़े, अंदाजा है तुम्हें तुमने क्या किया है? तुम गद्दीन शीन होने वाले हो। पूरे कबीले की इज्जत तुम्हारे कंधों पर है और तुमने एक भटकी हुई लड़की को घर लाकर हमारी जड़ें हिला दी हैं। बालाज ने मजबूती से बाप की आंखों में देखा और हल्की सी सख्ती से बोला, बाबा, इसमें गद्दीनशिनी का क्या ताल्लुक? आपने भी तो बाहर की लड़की से शादी की थी और देख लीजिए अम्मी कितनी खुश हैं। आप आज भी सरदार हैं, आपकी इज्जत अपनी जगह है। तो फिर मेरा ये फैसला क्यों गलत है? ये लड़की मासूम है, मुझे पसंद थी, मैंने निकाह किया और अब ये बच्चा हमारा खून है। संदस बेगम खामोश खड़ी सुन रही थीं और मुस्तबशिरा हैरत से बालाज को देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतने सख्त हालात में भी सबके सामने हकीकत मान रहा है। वुजदान खां ने गुस्से से उसके गिरेबान को झटका और बोले, तुम्हें कुछ खबर है कि कबीले वाले क्या कहेंगे? तुम्हारी एक हरकत ने नस्लों का मान दांव पर लगा दिया है। बालाज का लहजा और मजबूत हो गया। बाबा, कबीले वाले क्या कहेंगे ये उनकी मर्जी है, मगर मैं अपने खून का इनकार नहीं कर सकता। ये मेरा बेटा है सुल्तान खानजादा, और ये लड़की मेरी बीवी है। मैंने निकाह के वक्त किसी से इजाज़त नहीं मांगी थी, आज भी नहीं मांगूंगा। वुजदान खान के होंठ कांप उठे, उनकी मुट्ठियां भींच गईं। वो कुछ लम्हे उसे घूरते रहे जैसे एक और दहाड़ मारने वाले हों, मगर उसी पल सुल्तान ने हल्की सी आवाज़ निकाली और करवट बदली। सबकी नज़रें बच्चे की तरफ उठ गईं। नन्हा सा चेहरा मासूमियत से भरा हुआ। वुजदान खान की आंखें उस पर टिक गईं। गुस्से की शिद्दत में भी उनकी नज़रें लड़खड़ा गईं। उनके होठों पर एक बेबस सा सुकूत छा गया। बालाज आहिस्तगी से बोला, बाबा, ये बच्चा हमारा मान है, हमारे खून की निशानी है। आप चाहें तो मुझे धुतकार दें, मगर इस मासूम को मत ठुकराइए। वुजदान खान की सांसें भारी हो गईं। उन्होंने एक लंबी नज़र सुल्तान पर डाली, फिर अपनी नज़रें फेर कर गुस्से से बालाज को देखा। कुछ कहे बगैर उन्होंने उसका गिरेबान छोड़ दिया और कदम तेज करते हुए लाउंज से निकल गए। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। संदस बेगम और मुस्तबशिरा एक दूसरे को देख रही थीं और बालाज की आंखों में अजीब सा सुकून था। उसे यकीन था कि बाप ने सब कुछ न सही, मगर बच्चे को जरूर कबूल कर लिया है। कुछ घंटों बाद उसके कमरे की खामोश फजा में हल्की सी मध्यम रोशनी जल रही थी। पर्दे आधे गिरे हुए थे और रात की ठंडी हवा धीरे धीरे अंदर दाखिल हो रही थी। मुस्तबशिरा बिस्तर के कोने पर बैठी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उसकी आंखों में माँ की मोहब्बत और थकान का मिला जुला अक्स था। वो अपने नन्हे सुल्तान को देखती जाती और धीरे धीरे मुस्कुरा देती। उसी वक्त दरवाज़ा खुला और बालाज खानज़ादा कमरे में दाखिल हुआ। कदम आहिस्ता मगर एतबार से भरे थे। वो सीधा उसके करीब आया और बराबर बैठ गया। कुछ लम्हे दोनों खामोश रहे, फिर वो झुककर बोला, तो फिर कैसा लगा मेरा अंदाज? मुस्तबशिरा ने एक नज़र उस पर डाली, मगर फौरन अपनी नज़रें बच्चे पर झुका लीं। जवाब देने के बजाय वो खामोशी से अपने बेटे को थपकने लगी। उसकी खामोशी भी अपनी ज़बान बोल रही थी। बालाज ने हल्का सा कहा लगाया, फिर नरम लहजे में बोला, मैं अपने बेटे का नाम कीवान रखूंगा। ये तुर्की नाम है, बहुत मजबूत और खूबसूरत। मुझे हमेशा से पसंद था। इसका मतलब है बहादुर। मुस्तबशिरा ने तुरंत सर उठाया, आंखों में हल्की सी सख्ती थी। मैं सुल्तान रख चुकी हूँ, आप ज्यादा बोलिए मत। वो मुस्कुराया, आंखों में जिद की चमक थी। क्यों नहीं बोलूं? मैं बाप हूं इस बच्चे का। अगर मैं न होता तो ये बच्चा भी न होता। मुस्तबशिरा तेज लहजे में बोली, आपने पैदा नहीं किया है। मैंने तकलीफें उठाकर अकेले 9 महीने गुजारकर इसे पैदा किया है। बालाज का चेहरा संजीदा हो गया। वो धीरे से बोला, जी नहीं, अकेले नहीं। 9 महीने तुम्हारे आसपास मेरी नज़र थी। जिस ईदी सेंटर में तुम थीं वहाँ का पूरा हेड मेरा ताबेदार है। याद करो, तुम्हें वक्त पर दवाइयाँ मिलती थीं, वक्त पर चेकअप होता था, वक्त पर खाना मिलता था। वो सब मेरे हुक्म से था। मुस्तबशिरा की सांसें रुक सी गईं। वो शस्त्र होकर उसे देखने लगी। बालाज और बोला,
फिर जब तुम्हें वहां से निकाला गया वो भी मेरे हुक्म पर था, ताकि तुम अस्पताल पहुंच सको। डॉक्टर ने कहा था वक्त आ गया है, काशिफ का तुमसे मिलना, फिर वो और उसकी बीवी तुम्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। ये सब मेरी प्लानिंग थी। डिलीवरी के वक्त जब डॉक्टर ने खून मांगा तो मैं खुद गया और अपना खून दिया। ये कहते हुए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जहां पर सुई का निशान अब भी मौजूद था। ये देखो, मेरा खून तुम दोनों की रगों में है। मुस्तबशिरा की आंखों में हैरत और नमी उतर आई। बालाज के लहजे में अब नरमी और अपनापन था। और फिर तुम्हारा मम्मा से मिल जाना, ये शायद कुदरत का खेल था, मगर वहां तक पहुंचाना मेरी प्लानिंग थी। अगर मैं तुम्हें सीधा यहाँ लाता तो मेरा बाप तुम्हें खत्म करा देता, कोई निशान भी ना रहता। मगर अब तुम्हारे हाथों में हमारे खानदान का वारिस है, अब तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। लम्हे भर रुककर वो गहरी नज़र से बोला, मुस्तबशिरा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हाँ, मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सका, मजबूर था। माफ़ कर दो मुझे। मैंने चाहकर भी अपना आप जाहिर नहीं किया, मगर हर पल तुम्हारे आसपास था। मुझे सिर्फ तुम्हारी जान का डर था। मुस्तबशिरा की आंखों से आंसू बह निकले। वो धीरे से बोली, मैंने आपको हमेशा नफ़रत की नज़र से देखा, मगर आज आपकी बातों ने दिल बदल दिया है। मैं माफ़ करती हूँ, लेकिन याद रखना, मेरा बेटा हमेशा मेरा ही सहारा रहेगा। बालाज ने मुस्कुराकर उसके आंसू पोंछे और बच्चे को गोद में लेकर बोला, तो तय हो गया, इसका नाम कीवान होगा। मुस्तबशिरा तुरंत बोली, जी नहीं सुल्तान। वो हंस दिया, सुल्तान नहीं, कीवान। वो गुस्से से बोली, मेरा बेटा है, नाम सुल्तान रखा है और वही रहेगा। बालाज शरारत से बोला, बेटा मेरा भी है और नाम भी मेरा चलेगा। कुछ लम्हे दोनों के दरमियान यही नोक झोंक चलती रहीं। आखिरकार वो दोनों रुक गए। बालाज कहा लगाकर बोला, चलो फिर फैसला यही है, हमारा बेटा होगा कीवान सुल्तान खानजादा। मुस्तबशिरा ने जिद्दी मुस्कान के साथ सर हिलाया। दोनों ने अपने बेटे को देखा, जो पुरसुकून नींद में मुस्कुरा रहा था, गोया उसने खुद अपने नाम पर मुहर लगा दी हो। एक तूफानी सफ़र के बाद एक नए रिश्ते की बुनियाद पड़ गई, मोहब्बत, एतबार और एक नन्हे सुल्तान के साथ।